हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ श्रीवास्तव। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वर्तमान में 15 जुलाई को प्रस्तावित अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए लेबर लॉ से संबंधित वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1940 से मैंने स्टार्टिंग की और जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो मैंने डाली। आज के इस क्रम में मैं आपके लिए पार्ट थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँगा और आपको हर एक क्वेश्चन जो है वादा है आपसे। बस आपको अपना काम करना है कि जो भी हमारे भाई लोग इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तक हमारे इस वीडियो को पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी वीडियो देखी जाएगी, हमें लगेगा कि लोग हमें देख रहे हैं, हम और से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करें। कि बहुत ही बिजी शेड्यूल से ये समय निकाल कर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी अपने दायित्व का पालन करें और वीडियो को देखें। यदि कोई कमियां हैं तो उसे सुझाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। तो आइए मैं आज की क्लास की और आज की पहला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए चीजें रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको अच्छा रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात अगर करें, क्वेश्चन नंबर 21 का जो मैटर है आपका, द नंबर ऑफ इलेक्टेड वर्कर्स इन द कैंटीन मैनेजिंग कमेटी। कैंटीन जो होती है किसी भी फैक्ट्री में, वहां पर एक मैनेजिंग कमेटी होती है जिसको हम कैंटीन मैनेजिंग कमेटी कहते हैं। शैल नॉट बी मोर देन, तो जहाँ पर जो वर्कर्स की संख्या होगी वो कितने से ज्यादा नहीं हो सकती या कितने से कम नहीं हो सकती। तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्टेड वर्कर्स इन द कैंटीन मैनेजिंग कमेटी है, शैल नॉट बी मोर देन, ठीक है, तो 5 से अधिक नहीं होगी और 2 से कम नहीं हो सकती। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सर हिंदी में वीडियो डालिए, इंग्लिश में डालिए। तो मैं जो है वीडियो को, हमारा टाइप करने का मैटर तो इंग्लिश में है, बट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा माध्यम हिंदी ही है। और जैसा कि जानते हैं हम लोग अनुदेशक परीक्षा देने जा रहे हैं, तो हमारी इतनी इंग्लिश वीक नहीं है, ठीक है ना, ताकि हम उसको मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश से में मैटर टाइप करना और हिंदी में मैटर टाइप करना ज़्यादा कठिन होता है। तो इसलिए जो है मैं इंग्लिश में मैटर आपको शो कर रहा हूँ और हिंदी में भी आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्टेड वर्कर्स, जो भी आपके वर्कर्स हैं उनकी कैंटीन मैनेजमेंट कितने से ज्यादा नहीं होगी, तो 5 से ज्यादा और 2 से कम नहीं हो सकती। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी हो तो उसमें और भी कई सारे स्टाफ होते हैं। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी के बारे में मैं अलग से भी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो यहाँ का जो हमारा आंसर है, मोर देन 5 आर लेस देन 2, यानी 5 से अधिक नहीं होगी और 2 से कम नहीं होगी। किसी भी कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में जो इलेक्टेड वर्कर्स हैं उनकी संख्या 5 से अधिक और 2 से कम नहीं हो सकती। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और उसका हम एक्सप्लेन समझते हैं। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज। तो यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 15 ईयर्स ऑफ एज। जिसने अभी 15 साल की अवस्था को कंप्लीट नहीं किया है उसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। देखिए बात करते हैं, आपको कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेक्शन 2। ये सेक्शन आप आसानी से पढ़े रहेंगे। 2A में एडल्ट की परिभाषा दी गई है, हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसने अपनी 18 वर्ष की अवस्था नहीं पूरी की है, ठीक है। हु हैज कंप्लीटेड, जिसने पूरी कर ली 18 वर्ष की अवस्था, उसे एडल्ट समझा जाएगा। जो 15 वर्ष की अवस्था पूरी कर ली है लेकिन 18 इयर्स कंप्लीट नहीं की, उसको एडोलसेंट बोला जाएगा। और चाइल्ड मीन्स ए पर्सन नॉट कंप्लीटेड हिज 15 इयर्स ऑफ एज, तो चाइल्ड बोला जाएगा। ये 2A है, 2B है और 2C है। आपको समझ में आ गया। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, हैजर्डस प्रोसेस माने जो खतरनाक क्रियाएं, जो खतरनाक विधियां हैं, मींस एनी प्रोसेस आर एक्टिविटी इन रिलेशन टू इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल वेयर अनलेस
special care is taken, where unless special care is taken, raw materials used therein are the intermediate or finished products, byproducts, waste or effluent, there would have cause materials impairment to the health of the person engaged in a character therewith, result in the pollution of the general environment. देखिए बात करते हैं कि फैक्ट्री में जो खतरनाक चीजें हैं, मीन्स एनी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रियाएं या ऐसी एक्टिविटी जो क्या करती हैं, मटेरियल इम्पेयरमेंट टू द हेल्थ, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, खतरा होती है, आर कनेक्टेड देयर विद रिजल्ट इन द पोल्यूशन ऑफ द जनरल एनवायरनमेंट, या वातावरण में क्या करते हैं, कारण बनते हैं। इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं, हैजार्डस प्रोसेस, यानी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए इसका थोड़ा सा हम फैक्ट्री एक्ट में जो हैजार्डस प्रोसेस की परिभाषा देखते हैं, ये आपका सीबी में लिखा हुआ, हैजार्डस प्रोसेस मींस एनी प्रोसेस और एनी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिस इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड मतलब निश्चित है। देखिए कितने शेड्यूल हैं आपकी, 3 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल मतलब ऐसी कंपनियां जो हैजर्डस प्रोसेस से क्या है, संबंधित है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में आपका क्या है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल लेवल होगा सब्सटेंसेस का, वो उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपकी थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में आपका क्या, थर्ड शेड्यूल है, ठीक है। था फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं, वेयर अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, जहां पर बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल्स यूज्ड देयर इन आर इंटरमीडिएट आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, वेस्ट आर इन्फ्लुएंस देयर आर गुड, काज मटेरियल इम्पेयरमेंट टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन, जो व्यक्ति की स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाए, खतरा हो जाए, engaged in are connected therewith, result in the pollution or the general environment, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैजर्डस प्रोसेस, ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फैक्ट्री, फैक्ट्री मींस एनी प्रेमाइसिस इंक्लूडिंग द प्रेसेंस वेयर ऑन are more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power। यहाँ पर बात किया जाएगा तो अगर विद द एड ऑफ पावर है तो वहां पर क्या हो जाएगा, 10 आर मोर वर्कर्स। कई बार बता चुका हूँ कि फैक्ट्री हो गया, अगर द एड ऑफ पावर की बात किया जाएगा तो 10, और विदाउट एड ऑफ पावर की बात किया जाएगा तो 20। यहाँ पर विद द एड ऑफ पावर की गई है। देखिए हम फैक्ट्री की एक बार परिभाषा कर लेते हैं, फैक्ट्री 2M में जो है फैक्ट्री की डेफिनेशन दी गई है, फैक्ट्री मींस एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ वेयर ऑन, क्या लिखा गया, वेयर ऑन 10 आर मोर वर्कर्स, कितना, 10 आर मोर वर्कर्स, किसमें आपको लिखा गया, विद द एड ऑफ पावर, वेयर ऑन 20 आर मोर वर्कर्स without the aid of power, but does not include a mine subject। आपसे पूछा जा सकता है क्या नहीं इंक्लूड करता है, माइन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द माइंस एक्ट 1952। यहाँ से आपको याद करना है कि माइंस एक्ट किसका, किस सन का है, 1952 का। आर ए मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, रेलवे रनिंग सेट आर ए होटल, रेस्टोरेंट आर ईटिंग प्लेस, इस पर ये इंक्लूड नहीं होता, ठीक है ना। तो फैक्ट्री मींस क्या हो गया, 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक वर्कर, कब, विद द एड ऑफ पावर, 20 या 20 से अधिक वर्कर विदाउट द एड ऑफ पावर। लेकिन इनपुट क्या क्या नहीं है, माइन सब्जेक्ट जो खदानें हैं, ठीक है, ए मोबाइल और मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, रेलवे रनिंग सेट, होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस पर जो ये लागू नहीं होता। In any case of public emergency, the state government may, by notification के द्वारा, in the official gazette, exempt any factory or class or description of factories from all or any of the provision of this act except section for such period and subject to such condition as it may think fit, provided that no such notification shall be made for a period exceeding 3 months at a time। तो इसमें कहने का मतलब है कि फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक राज्य सरकार या संबंधित सरकार जो है नोटिफिकेशन के द्वारा जो है क्या कर सकती है, बहुत सारे सेक्शन पर क्या लगा, बहुत सारे प्रोविजन क्या करती है, रोक लगा सकती है। मे थिंक फिट, प्रोवाइडेड दैट नो सच
नोटिफिकेशन, लेकिन किसको छोड़कर? तो यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 67 को जो है छोड़कर। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी, किसी भी धारा को जो है आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उस धारा को लागू नहीं रख सकते। किसके द्वारा? नोटिफिकेशन के द्वारा। इन एनी केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी द स्टेट गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट exempt any factory or class or description of factory from all or any of the provision of this act except section 67। 67 को छोड़कर कब तक 3 महीने से ज्यादा, लेकिन नो सच नोटिफिकेशन शैल बी मेड फॉर ए पीरियड, लेकिन 3 महीने से अधिक जो है आप नहीं लगा सकते। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पब्लिक इमरजेंसी में एक ग्रेव इमरजेंसी, बहुत बड़ी भारी आपदा आई होगी जहां पर मतलब भारत की सुरक्षा को कोई खतरा हो, या कोई टेरिटरी खतरे में हो, या कोई युद्ध जैसी स्थितियां हो, तो उसको क्या माना जाएगा? इमरजेंसी माना जाएगा। और इमरजेंसी में जो है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी जो फैक्ट्री के किसी भी प्रावधान को क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है। लेकिन किसको छोड़कर? एग्जेम्प्ट सेक्शन 67। 67 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। किसी भी कंडीशन में नो चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14 इयर्स शैल बी रिक्वायर्ड आर अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री। मतलब अगर आपातकाल की भी स्थिति देश में आती है, तो किसी भी धारा को समाप्त किया जा सकता है, किसी भी धारा को जो है सस्पेंड किया जा सकता है। बट सेक्शन नंबर 67 किसी भी हालत में, किसी भी हालत में फैक्ट्री में 14 साल से कम बच्चों को इंगेज नहीं किया जा सकता। तो आपको याद रखना है कि पब्लिक इमरजेंसी के दौरान भी जो है किस सेक्शन को समाप्त नहीं किया जा सकता? तो सेक्शन नंबर 67 किससे संबंधित है? सेक्शन 67 धारा 67 किससे संबंधित है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ, युवा यंग चिल्ड्रन पर कार्य न करने से कौन सी धारा रोक लगाती है? तो धारा नंबर 67, नो चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14 इयर्स शैल बी रिक्वायर्ड आर अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्री। कोई भी ऐसा बच्चा 10 साल की एज को, उम्र को पूरा नहीं किया है, वो फैक्ट्री में जो है कार्य नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेदर हैजर्डस और अदरवाइज इन एनी फैक्ट्री शैल बी ऑफ द वैल्यू इंडिकेटेड इन द। तो ये कहाँ पर आपका इंडिकेटेड है? अगर आप बात करते हैं तो सेकंड शेड्यूल। आप लोग शेड्यूल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट शेड्यूल आपका किससे संबंधित है? इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज का वर्णन है जो हैजार्डस प्रोसेस से संबंधित है। अगर परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस की बात किया जाएगा, तो वो किससे संबंधित है? इन वर्क एनवायरनमेंट सेक्शन शेड्यूल नंबर 2 से। शेड्यूल नंबर 3 जो आपका है, थर्ड शेड्यूल है, वो लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस का है। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया? द मैक्सिमम परमिसिबल थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस किससे संबंधित हो गया? शेड्यूल नंबर 2 से जो है आपका ये क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, As per Factories Act 1987, 1987, if a factory engaged in a hazardous process, the occupier of factory shall inform the chief inspector about the nature and details of the process in such firm and in such manner as may be prescribed within a period of 30 days। ठीक है? तो देखिए, अगर कोई भी फैक्ट्री जो है 1987 जिसमें अमेंडमेंट होता है इस फैक्ट्री एक्ट 1948 में, कब होता है? 1987 में। तो 1987 का जो अमेंडमेंट है उसके अनुसार यदि कोई फैक्ट्री जो खतरनाक विधियों से संबंधित है, उसमें ऑक्यूपायर की क्या होगी? वो चीफ इंस्पेक्टर को इस फैक्ट्री एक्ट के लागू होने से क्या होगा? 30 दिन के भीतर जो है क्या करना होगा? फैक्ट्री को जो है चीफ इंस्पेक्टर को क्या करना होगा? बताना होगा। चीफ इंस्पेक्टर को क्या करना होगा? बताना होगा कि हमारी फैक्ट्री इस तरीके की जो है प्रोसेस में क्या है, में इन्वॉल्व है। तो चीफ इंस्पेक्टर अबाउट द नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, और डिटेल ऑफ द प्रोसेस इन सच फॉर्म। ठीक है? आपको किसको बताना होगा? चीफ इंस्पेक्टर। कौन बताएगा? ऑक्यूपायर बताएगा। कितने डेज में? विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। आपको समझ में आया कि नहीं?
फैक्ट्रीज एक्ट लागू होने के 30 दिन के भीतर यदि कोई फैक्ट्री ऐसे प्रोसेस से संबंधित है तो उसका ऑक्युपायर चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। जरा देखिएगा अमेंडमेंट में क्या लिखा है। एवरी ऑक्युपायर ऑफ फैक्ट्री सेल, ठीक है, एवरी ऑक्युपायर ऑफ ए फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा आगे चला जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप लोग एवरी, ये सेक्शन 41 बी से संबंधित है। ये सेक्शन जो आपका, ये पूरा सेक्शन 41 बी है, ठीक है। 41 बी चैप्टर इसमें कौन सा है? ये चैप्टर आपका पड़ता है चैप्टर फोर्थ है। चैप्टर फोर्थ ए जो आपका है किससे संबंधित है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजर्डस प्रोसेस, ठीक है। जो खतरनाक अ, विधियों से संबंधित जो प्रोविजन है उसका चैप्टर कौन है? चैप्टर 4 ए है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजर्डस प्रोसेस, प्रोविजन रिलेटिंग टू हैजर्डस प्रोसेस, ठीक है, टू हैजर्डस प्रोसेस, ठीक है। इससे संबंधित जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें फैक्ट्रीज एक्ट में कौन सी चैप्टर है? तो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में 40 बी के अंतर्गत जो है इसमें एक धारा, इसमें सब क्लास 5 है और उस सब क्लास 5 में लिखा इफ सच फैक्ट्रीज एंगेज्ड इन हैजर्डस, अगर किसी क्या कहते हैं ऐसे खतरनाक विधियों से संबंधित है तो इस फैक्ट्री के एक्ट जो अमेंडमेंट है 1987 में जो अमेंडमेंट होता है इसके लागू होने से पहले विद इन ए पीरियड ऑफ 30 दिन के भीतर क्या करना होगा? इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को इसकी नेचर के बारे में और डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस के बारे में जो है जैसा भी प्रिस्क्राइब्ड है उसके बारे में चीफ इंस्पेक्टर को जो है क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। If such factory proposes to engage in hazard process at any time after such commencement within a period of 30 days before the commencement of such process, ठीक है। तो पहली बात इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये हैजर्डस प्रोसेस का जो अमेंडमेंट कब आया? वो 1987। अगर 1987 में इस अमेंडमेंट के इस जो संशोधन है इसके लागू होने से पहले, संशोधन के लागू होने के बाद 30 दिनों के भीतर यदि कोई फैक्ट्री हैजार्डस प्रोसेस से संबंधित है तो चीफ इंस्पेक्टर को उसका ऑक्युपायर क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा। ये कौन कहता है? ये आपका ए कहता है। बट यदि कोई फैक्ट्री जो है, यदि कोई फैक्ट्री ऐसे प्रोसेस में प्रपोज करती है, जाना चाहती, तो उसको लागू करने से 30 दिन पहले, 30 दिन पहले जो है किसको इन्फॉर्म करना होगा? चीफ इंस्पेक्टर को। देखिए यहाँ पर दो बातें, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच कमेंसमेंट, लागू होने से पहले, ठीक है ना, लागू होने के बाद, ये एक्ट जो है लागू होने के बाद जो है 30 दिन के भीतर वो जो फैक्ट्री का ऑक्युपायर है वो किसको क्या करते हैं? इन्फॉर्म करेगा चीफ इंस्पेक्टर को। यदि कोई फैक्ट्री ऐसी गतिविधियों में जाना चाहती है जहां पर हैजार्डस प्रोसेस जो है इन्वॉल्व है तो उससे 30 दिन पहले, ऐसे प्रोसेस स्टार्ट करने से 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा? वो बताएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ये। नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड आर अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन, तो यहाँ पर 48 आवर्स, 48 आवर्स से ज्यादा वर्क नहीं किया जा सकता एक वीक में। और डेली कितना? डेली 9 आवर, डेली कितना? 9 आवर्स। देखिए यहाँ पर समझिए, वीकली आवर्स नो एडल्ट, अगर वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट से बात करें तो चैप्टर नंबर 6 है इसके लिए। वर्किंग आवर फॉर क्या करते हैं एडोलसेंट की बात करें तो उसके लिए चैप्टर 7 है। तो वीकली आवर्स की बात करें तो नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड आर अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक, किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। वीकली हॉलीडेज, नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड आर अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक वो नहीं काम करेगा। ही हैज और विल ए हैव ए हॉलीडे फॉर होल डे on one of the 3 days immediately before or after said by the manager of the factory as before the said day on or the subsequent day under class A whichever is earlier। तो ये देखिए ये संबंधित जो है आपके हॉलीडेज से संबंधित जो धारा है सेक्शन नंबर 52 और ये 51 है। तो 51 में क्या लिखा है कि 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा।
जब वीकली हॉलीडे से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हम इस धारा को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नो सब्स्टिट्यूशन शैल बी मेड विच विल रिजल्ट इन एनी वर्कर वर्किंग फॉर मोर देन, ठीक है। तो अगर उसको छुट्टी चाहिए तो होल डे, अगर 10 दिन से ज्यादा, आप अगर 10 दिन उसने काम कर लिया है मान ली किसी कंडीशन में, तो 10 दिन के बाद में, ठीक है, 10 दिन के बाद में जो है उसको पूर्ण रूप से एक दिन की छुट्टी चाहिए, देनी ही होगी। देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है provided that no substitution shall be made which will result in any worker, किसी भी वर्कर को वर्किंग फॉर मोर देन 10 days, ठीक है। तो 10 दिन अगर वो कॉन्सेक्यूटिवली वर्क कर रहा है तो उसको आप एक दिन बिना पूरे छुट्टी के आप उससे काम नहीं करा सकते। तो विदाउट ए हॉलीडे फॉर ए होल डे, एक दिन की पूरी आपको उसको छुट्टी देनी होगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 29 की बात करते हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक्सटेंड टू, तो होल ऑफ इंडिया, ये किसके लिए लागू हुआ? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी ये क्या था? लागू था। आर टाइटल्स extend and commit, this act may be called as factories act, it extend to the whole of India। होल ऑफ इंडिया अगर हो गया तो उसमें जम्मू एंड, अगर होल ऑफ इंडिया ना लागू होता तो उसमें लिखा होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर कब लागू हुआ? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डिफाइंस एडल्ट, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एडल्ट जो है कौन करता है? सेक्शन 2 ए, ठीक है, एडोलसेंट 2 बी, ठीक है, और उसके बाद चाइल्ड 2 सी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सेक्शन 2 सी किससे संबंधित है? सेक्शन 2 सी आपका चाइल्ड से संबंधित है। और चाइल्ड कौन है? चाइल्ड एज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15 इयर्स ऑफ एज, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, कई बार बता चुका हूँ। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, एडोलसेंट मींस person who has completed his 15 years of age but has not completed his 21 year, ठीक है। दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एडोलसेंट क्या होते हैं? एडोलसेंट जिसने 15, जिसने क्या कर ली है? 15 साल की अवस्था तो पूरी कर ली है लेकिन 18 साल की अवस्था पूरी नहीं की। इसमें क्या लिखा है? 21 ईयर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट ए डी सेक्स, सही, ये 2 डी लिखा हुआ है। तो 2 डी ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यंग पर्सन मींस, यंग पर्सन मींस क्या होता है? आइदर ए चाइल्ड आर एन एडोलसेंट, ये आपका सेक्शन 2 में साफ साफ लिखा हुआ है। यंग पर्सन मींस ए पर्सन हु इज आइदर ए चाइल्ड आर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर सेक्शन 2 डी, एज पर सेक्शन 2 डी ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यंग पर्सन मींस ए पर्सन हु इज आइदर ए चाइल्ड और एन एडोलसेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। दिस सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डिफाइंस फैक्ट्री, आपको कई बार बता चुका हूं कि 2M जो है क्या करता है? फैक्ट्री को डिफाइन करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर एक क्वेश्चन और रह गया है, which of the following is not a essential element of factory, तो यहाँ पर essential elements of factory की बात करेंगे तो there must be premises, there must be manufacturing process being carried out at the premises, उसके बाद there must be 10 or more workers where the manufacturing process is being carried on with the aid of power, their electronic data processing units are installed। तो यहाँ पर बात करिएगा तो अगर आप लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की डेफिनेशन पढ़ी है तो यहाँ पर क्या लिखा है? देयर मस्ट बी प्रेमाइसेस, ये भी लिखा हुआ है। देयर मस्ट बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये भी लिखा हुआ गया। देयर मस्ट बी 10 और मोर वर्कर्स, ये भी, बट इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट आर इंस्टॉल्ड, देन उसको, ये जरूरी नहीं है फैक्ट्री के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है इसको आप जरूर बताएं, ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए नेत्र प्रति ला रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अब क्वेश्चन नंबर 36 से आगे के क्वेश्चनों से कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।